नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। क्या बिहार की राजनीति में पीके की दस्तक से आरजेडी की नींद उड़ी हुई है? क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी पीके की राजनीति को पचा नहीं पा रही और उसे पीके से सबसे ज्यादा खतरा नजर आ रहा है? आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले आप पीके का ये बयान सुनिए। लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। अगर लालू जी जात का राजनीति करते तो ये कहते कि भाई बिहार का मुखिया हर हालत में यादव समाज का ही लड़का होगा और सब यादव समाज के लोग आप लोग लालटेन को वोट दीजिए। लालू जी नहीं न कह रहे हैं, लालू जी ये कह रहे हैं कि हर हालत में बिहार का मुखिया मेरा लड़का होगा और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। ये जात का राजनीति कहाँ हुआ? ये तो अपने परिवार अपने बेटे का राजनीति हुआ। पीके यानी कि प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई जन सुराज पार्टी और ये भी ऐलान कर दिया कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव में उनकी पार्टी की मौजूदगी बिहार की राजनीति को बदल कर रख देगी। उनकी पार्टी से जिस एक पार्टी में सबसे ज्यादा खलबली मची वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का लेटर पैड तो मानो पीके के लिए खुलता है। कुछ दिनों पहले ही एक खुला पत्र लिखकर जगदानंद सिंह ने पार्टी नेताओं से अपील की थी कि वो जनसुराज से कतई न जुड़े। इस अपील के साथ एक धमकी भी थी कि अगर वो जुड़े तो कार्रवाई होगी, लेकिन उनके पत्र का कोई असर होता नहीं दिखा। एक जमाने में जगदानंद सिंह की बिहार की राजनीति में तूती बोलती थी। मुख्यमंत्री भले ही राबड़ी देवी थी, लेकिन माना यही जाता था कि पर्दे के पीछे सरकार तो जगदानंद सिंह ही चला रहे थे। लेकिन लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने उन्हें जिस तरह कई बार अपमानित किया, उससे उनका इकबाल कमजोर हुआ। लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है तो पार्टी को बचाने और बनाए रखने के नाम पर पीके के खिलाफ पत्र लिखा, लेकिन ना उनके अपील का असर हुआ, ना धमकी से कोई डरा। भागलपुर में आरजेडी के दो नेता अजीत यादव और आशा जायसवाल जनसुराज से जुड़ ही गए। जगदानंद का फिर से पत्र आया कि दोनों को पार्टी से निकाला जा रहा है। आखिर कौन है ये पीके? पहले इनके बारे में बता देते हैं, फिर आगे जानेंगे कि कैसे एक पदयात्रा के जरिए पीके इस वक्त बिहार की राजनीति के हॉट केक बने हुए हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 47 साल के पीके सबसे पहले सुर्खियों में तब आए जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई। तब लोगों को पता चला कि मोदी की चुनावी रणनीति बनाने में पर्दे के पीछे जो व्यक्ति काम कर रहा है वो पीके थे। हालांकि उस जीत के कुछ दिनों बाद ही पीके बीजेपी से काफी दूर हो गए और बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए काम करने लगे। उसका असर भी दिखा। 2015 में बिहार में नीतीश लालू की जोड़ी ने शानदार जीत हासिल कर ली। फिर तो चुनावी रणनीतिकार के रूप में पीके के नाम का डंका बजने लगा। पीके ने 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति बनाई, बीजेपी जीत गई। 2015 में बिहार में जेडीयू के लिए रणनीति बनाई तो लालू के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने जीत हासिल की। 2017 में यूपी और पंजाब के लिए कांग्रेस की रणनीति बनाई। पंजाब में कांग्रेस जीत गई, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं हुआ। वैसे यूपी में यह भी हुआ कि पीके की रणनीति के तहत शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने वाली कांग्रेस ने सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी से बीच चुनाव में हाथ मिला लिया था। इसके बाद 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के लिए काम किया तो उसकी जीत हुई। 2020 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रशांत किशोर ने काम किया, आम आदमी पार्टी जीत गई। 2021 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए काम किया तो बंगाल में टीएमसी भी जीती। ये जीत तब हुई जब बीजेपी 200 पार के गगनचुंबी नारे के साथ जीत का माहौल बनाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन तब भी पीके कह रहे थे कि बीजेपी 200 पार तो छोड़िए 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। चुनाव के नतीजे आए तो यही हुआ। 2021 में ही पीके ने तमिलनाडु में डीएमके के लिए भी काम किया और वहां डीएमके की स्टालिन की सरकार बन गई। ये सारी चुनावी जीत पीके की चुनावी रणनीति की कौशल को प्रदर्शित करती है। इसलिए जब उन्होंने अपनी पार्टी जन सुराज के चुनावी राजनीति में उतरने का ऐलान किया तो बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। पीके ने जो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, उनमें एक तो ये है कि उनकी पार्टी आबादी के आधार पर
टिकट बांटेगी। ये एक समाजवादी चिंतन हो सकता है जिसके हामी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे और बिहार में जिसकी चर्चा कर्पूरी ठाकुर करते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सत्ता में। कायदे से पीके के इस बयान का लालू प्रसाद यादव और उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों नेता कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक स्कूल से ही निकले हैं। लेकिन सत्ता की सुविधा भोगी राजनीति ने इनके राजनीतिक दर्शन को पलट दिया है। पीके ने दूसरी घोषणा की है कि संगठन में भी आबादी के हिसाब से ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। यानी ये नहीं होगा कि बिहार में सारे पिछड़ों के नाम पर एक या दो पिछड़े वर्ग की मजबूत जातियां ही सत्ता की मलाई काटेंगी। इससे भी आरजेडी में बेचैनी है। साथ ही पीके ने ऐलान किया है कि वो 75 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे, जबकि 40 सीटों पर महिलाओं को। अब देखिए कि बिहार में 18% मुस्लिम आबादी है, जिनका व्यापक प्रभाव करीब 60 सीटों पर है। आरजेडी और दूसरे विरोधी दल इसलिए प्रचारित करने लगे हैं कि पीके का जन सुराज कोई स्वतंत्र राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की बी टीम है। पहले ये टैग AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर लगता था। अब मार्केट में नया नाम पीके का आ गया है। बिहार में मुस्लिम आबादी के हिसाब से उसे कम से कम 44 सीटें तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां भी इतने उम्मीदवार कहां लड़ाती हैं। हम अपने एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आरजेडी के लिए मुस्लिम वोट बेस का काम करता है, और जिस तरह यादव वोट आरजेडी से छिटक रहा है, उसी तरह कहीं मुस्लिम वोट में भी मजबूत सेंध लगी तो आरजेडी का 19 साल से सत्ता पाने का सपना बिखर जाएगा। जनसुराज ने यह भी दावा कर दिया है कि वो अकेले सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और बिहार में अपनी सरकार बनाएगा। हालांकि बिहार जैसे जटिल राज्य में जहां जाति, धर्म, क्षेत्र और बुनियादी सवाल ये सभी मुद्दे एक दूसरे से टकराते रहते हैं, वहां ब्राह्मण समुदाय से आने वाले पीके के लिए अपने इस दावे को अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। वैसे पीके बुनियादी और लोगों की रोजी रोटी से जुड़े सवालों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उनका दूसरा फोकस अब तक स्थापित तमाम दलों के वास्तविक चरित्र को उजागर करना है। इसलिए जब पटना में कार्यक्रम में पत्रकारों ने पीके से पूछा कि मुसलमानों के आरक्षण पर क्या कहेंगे, तो पहले वो चुप रहे, और जब यही सवाल दोबारा आया तो ये कहकर आगे बढ़ गए कि मुसलमानों को इस झगड़े में मत डालिए, मुसलमानों को इस झगड़े में मत डालिए। हालांकि पीके की पार्टी अभी बनकर तैयार नहीं है। जनसुराज अभी एक अभियान है जिसे पार्टी की शक्ल आगामी 2 अक्टूबर को मिलेगी, महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर। लेकिन बेचैनी अभी से है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो पीके को बीजेपी की बी टीम कहा ही है। ये भी कहा कि बीजेपी का पैसा पीके की राजनीति को खाद पानी दे रहा है। सवाल है कि बीजेपी को पीके को बढ़ाकर और अपने ही खिलाफ खड़ा करके क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब आरजेडी के पास नहीं है। पीके खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं और इस वक्त की राजनीति ऐसी है कि ज्यादातर ब्राह्मणों की पहली पसंद बीजेपी है। ऐसे में बीजेपी क्यों चाहेगी कि उसके कोर वोट में सेंध पड़े? लेकिन पीके को बीजेपी की बी टीम कहना आरजेडी की खींच है। खींच इस बात की है कि पहले ओवैसी ने मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई और अब पीके उस मुस्लिम वोट में बंदर बांट करेंगे तो उसका क्या होगा? पीके से ये डर इसलिए भी है क्योंकि वो 75 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार लड़ाने की बात कर रहे हैं, यानी मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें वो मुस्लिम उम्मीदवारों को देंगे। आरजेडी और कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि जिस तरह गुरुत्वाकर्षण के नियम से पेड़ पर लगा फल टूटकर धरती पर ही गिरेगा, ना कि आसमान में जाएगा, उसी तरह मुस्लिम वोट जब भी जाएगा आरजेडी या कांग्रेस के महागठबंधन के उम्मीदवारों को ही जाएगा। लेकिन पीके की बड़ी घोषणा इस खेल को खराब कर सकती है। उस पर से पीके को चुनाव लड़ाने का पुराना तजुर्बा है। वो साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़वाने की महारत तो रखते ही हैं, अब लड़ने की चुनौती है। उसमें कामयाब रहे तो पिछड़ों की राजनीति की दुहाई देकर अपने परिवार का भला करने वाले लालू तेजस्वी की चुनावी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर आरजेडी के लिए अपने यादव वोट को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। आप देखिए कि 16 जुलाई को बाकायदा चिट्ठी लिखकर जगदानंद सिंह ने जिन 2 नेताओं को पार्टी से निकाला, उनमें से एक तो यादव समुदाय से ही आते हैं।
यही काम पीके अपनी यात्रा में लगातार करते रहे। वो बार बार ये बताने में जुटे रहे कि लालू यादव ना पिछड़ों का भला चाहते हैं और ना ही यादवों का, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भला चाहते हैं। बिहार विधानसभा से लोकसभा तक उनके बेटे बेटी ही आपको दिखेंगे। आखिर ये कौन सा लोकतंत्र और कौन सा सामाजिक न्याय है? पीके की इन बातों को लगता है कि लोग गंभीरता से ले रहे हैं, इसलिए आरजेडी में गुस्सा भी है, बेचैनी भी है और डर भी। दरअसल प्रशांत किशोर पूरी तरह से आक्रामक अंदाज में लड़ाई लड़ रहे हैं। जब उन पर यह आरोप लगा कि वो तो पैसे लेकर चुनाव लड़वाते हैं और इसलिए वो धंधेबाज हैं, तो प्रशांत बगैर सकुचाए या बगैर झिझके ये कहने लगे कि उन्हें कोई धंधेबाज कहता है तो वो मान लेते हैं कि वो धंधेबाज हैं। लेकिन वो बिहार की बेहतरी के लिए धंधा करने आए हैं। इस चुनावी धंधे में प्रशांत किशोर के पास जो महत्वपूर्ण चीज है, उनमें एक तो उनके पास लोगों को लामबंद करने की क्षमता है और दूसरा तार्किक विचार है, तीसरा पैसे की कमी नहीं है और चौथा वैकल्पिक राजनीति के कई खिलाड़ियों से सीधा संपर्क है। उनमें से एक पप्पू यादव हैं। यहाँ से भी आरजेडी की तिलमिलाहट का एक स्रोत फूटता है। लालू परिवार पप्पू यादव को फूटी आंख पसंद नहीं करता। पिछले लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने लालू के सामने टिकट के लिए खूब मेहनत की, यहाँ तक कहा कि मुझे आरजेडी का टिकट मुझे दे दो। लेकिन पूर्णिया में लालू ने पप्पू को बिल्कुल भाव नहीं दिया। लालू और तेजस्वी दोनों ने पप्पू यादव के खिलाफ जमकर चुनाव प्रचार किया। फिर भी मुस्लिम प्रभाव और यादव प्रभुत्व वाली पूर्णिया सीट पर लालू तेजस्वी की उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे स्थान पर रहीं और पप्पू यादव जीत गए। उस पप्पू यादव के साथ पीके की दोस्ती आरजेडी को खटक रही होगी, क्योंकि यादवों के एक तबके के लिए लालू के पुत्र तेजस्वी नहीं बल्कि पप्पू यादव ज्यादा बेहतर सजातीय नेता हैं। बोले भारत की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।